एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, जिनमें हम ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। वो देख लेते हैं कि हम क्या हैं। पहले है जी वेवलेंथ, देन है स्टेथोस्कोप, फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंप्रेशंस क्या होता है, रेयर फ्रैक्शंस क्या होता है, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म बाय ट्यूनिंग फोक, इसकी हम एक बच्चों डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी डायग्राम बनेगी, फिर हमारी बुक का एमसीक्यूज नंबर 2 है, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे क्या है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं एमसीक्यूज टॉपिक के साथ साथ करवा रहा हूँ। जब टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, जब हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, जब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे तो हम दोबारा से फिर उनको एक दफ़ा फिर से कर लेंगे। लेक्चर के स्टार्ट से पहले एक छोटी सी बात कर दूं। देखिए, वालिदैन का एहतराम के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। आज मैं कुछ छोटी सी बात करता हूं उस्ताज़ा के एहतराम के बारे में। हज़रत अली ने फरमाया था, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ा दिया वो मेरा उस्ताद है। जितनी आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त कर लेंगे, उस्ताद आपके रूहानी बाप हैं, ठीक है। जितनी इज़्ज़त करेंगे, ठीक है, उतनी ही कम है जितनी आप अपने वालिदैन की करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से अपने उस्तादा की इज़्ज़त करें, ठीक है। अगर आप दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, ठीक है, तो अपने उस्तादा की इज़्ज़त करें। इस चीज़ को ज़हन नशीन आपने कर लेना है, ठीक है। उस्ताद आपको हमेशा अच्छी बात बताता है। मैं यहाँ पर आया हूँ पढ़ाने के लिए, मैं आपको हमेशा अच्छी बातें बताऊँगा, पढ़ाई से रिलेटेड बात बताऊँगा। जो भी उस्ताद होता है वो हमेशा अच्छी बात बताएगा, वो कभी भी आपको गलत बात नहीं बताएगा। तो चले बच्चों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, वेवलेंथ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वेवलेंथ क्या है, लेकिन हम एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि वेवलेंथ क्या है। जी, पहली चीज़ है हमारी वेवलेंथ। हम वेवलेंथ को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं साउंड का। भाई, साउंड से रेलेवेंट वेवलेंथ क्या चीज़ है। देखिए, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पेपर में आ जाती है कि वेवलेंथ क्या चीज़ है। ले जी, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम से भी, क्योंकि हम साउंड वेव्स का पढ़ रहे हैं, हम सिंपल वेव के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम साउंड वेव की वेवलेंथ बता रहे हैं कि साउंड वेव की वेवलेंथ क्या है। देखिए, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस। ध्यान से देखना आपने, साथ साथ मेरे रहना है। डिस्टेंस किसके दरमियान में, बिटवीन कोई से भी दो, एनी टू कंसेक्टिव देखा, फिर मैं क्रेस्ट लिखने लगा था, क्रेस्ट नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव्स के बारे में। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, एनी टू कंप्रेशंस, और यहाँ किस चीज़ के दरमियान में, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन वर्ड है, रेयर फ्रैक्शन नहीं लिख देना, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, ये रेयर फ्रैक्शन है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस किसका, ऑफ साउंड वेव्स का। भाई, हम पढ़ साउंड वेव के बारे में रहे हैं, तो साउंड वेव्स के बारे में ही हम बताएंगे। ऑफ साउंड वेव्स, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली वेवलेंथ। साउंड वेव्स के बारे में बता रहा हूँ। डायग्राम मैंने कहा था देखेंगे, डायग्राम के साथ हम देखते हैं कि हमारा कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस क्या चीज़ हैं। देखिएगा, ध्यान से आपने डायग्राम को देखना है। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ एक ट्यूनिंग फोक सी। ट्यूनिंग फोक के बारे में कल मैंने आपको बताया था बड़ा डिटेल में कि ट्यूनिंग फोक क्या चीज़ होती है। ऐसा लैब में इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए कि जब ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है, ये इसके प्रोंग से, या जिनको मैंने कहा था ये ट्यूनिंग फोक के क्या कहलाते हैं, आर्म्स कहलाते हैं, ठीक है।
जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनके सामने जो एयर की लेयर होती है, यानी मैं अगर सिर्फ इस राइट प्रॉन्ग की बात करूं तो बच्चों इसके सामने जो एयर की लेयर है इतने से पोर्शन में, उसको इसने क्या करना है, कंप्रेस्ड करना है और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करना है। देखिएगा यहाँ पे ये ऐसे कुछ लेयर प्रोड्यूस करेगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए दोबारा से इसको कर रहा हूँ। ये इस तरह से लेयर्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये लेयर्स क्या क्या हैं देखिएगा, इसमें मैंने क्योंकि सामने एयर है तो एयर के पार्टिकल्स बड़े मैं क्लोजर बना रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर के पार्टिकल्स बहुत क्लोज बना रहा हूँ, करीब करीब, यानी मैंने कुछ इतना सारा पोर्शन बनाया, देन मैं थोड़ा सा डिस्टेंस उनमें इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखिए ये इंक्रीज हो गया डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अभी कुछ इंक्रीज डिस्टेंस के साथ बनाया जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं। लेकिन फिर बच्चों हमने थोड़ा सा आगे दोबारा से बनाया। ये मैं कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनते हैं। ये यहाँ पे फिर आगे ये नियर आ गए, एयर के पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब आ गए। फिर उसके बाद हम एक पोर्शन बना लेते जिसमें हम थोड़ा सा इनको और डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं जी। सेम जैसे पहले बनाए वैसे ही ये डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया। लो जी, इंक्रीज डिस्टेंस के साथ ये बन गए। अब देखिएगा इनमें से आपको कंप्रेशंस कौन से नज़र आ रहे हैं और रेयर फ्रैक्शंस कौन से हैं, ध्यान से आपने देखना है कि कंप्रेशंस क्या हैं। और ये साउंड वेव जा रही थी, ठीक है जी। कंप्रेशंस ये हिस्सा जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स मैंने उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी के साथ। ये वाला हिस्सा जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं वो कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। सिमिलरली बच्चों फिर ये क्या होएगा, शाबाश, दिस इज आल्सो अ कंप्रेशन। यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, दिस इज कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन। अब देखिए मैंने डेफिनेशन में वेवलेंथ की क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस ऑफ साउंड वेव। ये कंप्रेशन था, इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के दरमियान बच्चों ये जो फासला है, ये जो डिस्टेंस था, देखिएगा ये डिस्टेंस जो था, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। क्लियर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब अगर मैं इस कंप्रेशन और चलो इसके बाद वाले इसमें ये वाला डिस्टेंस देखूं कि क्या है, यानी एक कंप्रेशन और उसके बाद नेक्स्ट वाले रेयर फ्रैक्शन के दरमियान डिस्टेंस देखना चाहूं तो वो डिस्टेंस ये है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा वेवलेंथ था तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस बेटा क्या होएगा, दिस इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। इस तरह से ये मैंने एक साउंड वेव बनाई जो ट्रैवल कर रही थी किसके अंदर, एयर के अंदर, जिसमें मैंने वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया, कंप्रेशन बताया। तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक्चुअली साउंड वेव्स में क्या चीज़ हैं। तो एक कंप्रेशन उसके बाद नेक्स्ट वाले कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वन वेवलेंथ। एक कंप्रेशन उसके बाद वाले नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन, कोई सा भी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन उठा लें, उनमें जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड, वो कितना होता है, हाफ ऑफ वेवलेंथ। क्लियर हो गया जी। ये बच्चों हो गया हमारा, दिस इज वेवलेंथ हमने कर लिया जी। वेवलेंथ के बाद हम देखते हैं कि जो स्टेथोस्कोप है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है और स्टेथोस्कोप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपकी बुक के अंदर गिवन है स्टेथोस्कोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चैप्टर के स्टार्ट पर ही गिवन है। तो हम स्टेथोस्कोप देख लेते हैं कि जो स्टेथोस्कोप है वो कैसे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, उसमें होता क्या है। स्टेथोस्कोप्स, लेकिन सबसे पहली बात, जो स्टेथोस्कोप है ये वर्क करती है किस प्रिंसिपल पर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स पर। इट वर्क्स ऑन द किस प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल
मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ किस चीज़ की? साउंड वेव्स की। भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है बार बार उसकी रिफ्लेक्शन होती है, किसमें? स्टेथोस्कोप के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। एक्चुअली आपने देखी होगी स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन का, चेस्ट का साउंड हेयर करने के लिए, हार्ट बीट को हेयर करने के लिए, लंग्स की जो वाइब्रेशन होती है उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको, स्टेथोस्कोप को। तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स होती हैं। एक्चुअली स्टेथोस्कोप में अगर मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, देखिएगा आप क्लोजली इसको, इसमें ऐसे ये कुछ उसका ईयर पीस होता है, यहां पर ये ट्यूब्स होती हैं, लिए हम इसको थोड़ी सी ये शेप इस तरह से दे देते हैं। ये ट्यूब्स की फॉर्म के अंदर ये ट्यूब होती है। अब इसके दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों में ये देखिए ये ट्यूब होती है, यहाँ पर इस तरफ एक और पीस होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? देखिएगा ये वाला पीस कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है चेस्ट पीस, ठीक है जी। इसमें ये वाला जो एंड होता है, ये एंड जो भी स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहा है, यानी व्हाट्सएवर जो भी लिसनर है जिसने सुनना है, ये लिसनर के ईयर में होता है, कान में। ये मैंने ट्यूब्स बनाई हैं, दीज आर ट्यूब्स, ठीक है जी। इनमें ये जो चेस्ट पीस होता है, इस चेस्ट पीस के साथ यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है चेस्ट पीस का, ठीक है, वो एक्चुअली ये नीचे वाला पोर्शन एक किस फॉर्म के अंदर होता है? एक डायाफ्रेम होता है, ठीक है। वो डायाफ्रेम का, जैसे हमारे कान के अंदर जो हमारा ईयर है, ठीक है, इस ईयर में जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम होता है, ठीक है, वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन। ऐसे ही सेम इसी तरह केस के अंदर जो डायाफ्रेम होता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली ये जो डायाफ्रेम प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक की एक बॉडी होती है, यानी प्लास्टिक जिसको हम गोल कहते हैं ना, गोल प्लास्टिक की एक डिस्क होती है, दिस इज अ प्लास्टिक डिस्क, गोल। डायाफ्रेम करता क्या है? वाइब्रेशन होती है उसकी, बस आपने ये वाइब्रेशन कैसे होगी? लाइक देखिए, जब इस स्टेथोस्कोप को प्लेस किया जाता है, ठीक है, बॉडी पर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पर प्लेस किया जाता है, तो होता क्या है, जो साउंड, देखिए जैसे अगर मेरे यहाँ पे चेस्ट पर प्लेस किया गया, ठीक है, तो मेरी हार्ट बीट को अगर डॉक्टर ने चेक करना है तो क्या होगा, हार्ट बीट की वजह से ये जो डायाफ्रेम होगा, ये क्या करेगा, ये डायाफ्रेम ने एक्चुअली क्या करना है, इसने वाइब्रेट करना है, ठीक है। डायाफ्रेम वाइब्रेट करेगा, इसकी वाइब्रेशन से क्या चीज प्रोड्यूस होंगी? एक्वेस्टिक प्रेशर वेव्स बनेंगी, एक्वेस्टिक प्रेशर वेव्स बनेंगी, जो कहां से? ये जो ट्यूब से, देखिए जब ये वाइब्रेट करेगा यहाँ से, उसकी वाइब्रेशन से एक्वेस्टिक प्रेशर वेव्स बनी, वो प्रेशर वेव्स इन ट्यूब से ट्रैवल होके कहाँ तक जाएगी? थ्रू लिसनर, यानी डॉक्टर जो, ठीक है, उनके ईयर तक जाएगी। इस तरह से वो होगी क्या उसकी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टार्ट में देखिए लिखा था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, के बार बार साउंड की रिफ्लेक्शन होगी इन ट्यूब से, तो ट्रैवल करके कहाँ चले जाएगी? लिसनर की ईयर तक चले जाएगी। तो उसको पता चलेगा कि हार्ट बीट अगर चेक की जा रही है तो उसकी वाइब्रेशन कैसे हो रही है, लंग्स को अगर चेक किया जा रहा है तो उनकी वाइब्रेशंस कैसे हो रही थी, ठीक है। ये हो गया जी, दिस इज ऑल अबाउट स्टेथोस्कोप के स्टेथोस्कोप क्या थी, ठीक है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, डॉक्टर्स उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके अंदर वेव्स कौन सी बनती हैं, एक्वेस्टिक प्रेशर वेव्स बनती हैं। ये एक्वेस्टिक प्रेशर वेव्स जो होती हैं साउंड की होती हैं, साउंड की वजह से एक्वेस्टिक प्रेशर वेव्स बनती हैं, जो ट्रैवल करके जाती हैं फ्रॉम दीज ट्यूब्स कहाँ तक? लिसनर जो भी है डॉक्टर है उसके ईयर तक, ठीक है जी बच्चों। ये हो गया जी स्टेथोस्कोप। आगे आ जाइए, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, जो पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? ध्यान से आपने देखना है,
कि साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं, वजह क्या है उसकी, वाई आर, क्वेश्चन ये है वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड, भाई साउंड वेव्स को मैकेनिकल क्यों कहते हैं, कोई और नाम भी तो दिया जा सकता था उनको, वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। भाई साउंड वेव्स, बेटा साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स का नाम इसलिए देते हैं कि, याद रखिएगा ये आंसर बता रहा हूँ इसका, आपको आता होगा यकीनन, टॉपिक हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं। द रीजन इज दैट, देखिएगा साउंड को ट्रैवलिंग के लिए, साउंड जब ट्रैवल करता है तो उसकी ट्रैवलिंग के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है, यानी रिक्वायरमेंट उसकी क्या है भाई, रिक्वायरमेंट उसकी सिर्फ एक ही है, क्या चीज, मीडियम। भाई मीडियम होगा तो साउंड ट्रैवल करेगा। व्हेन देयर इज नो मीडियम, यानी मीडियम हम जो बात करते हैं दैट इज सॉलिड, लिक्विड या गैस, इफ देयर इज नो मीडियम, अगर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेंगी। अब साउंड को ट्रैवलिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी किस चीज की, मीडियम की। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है बच्चों, मीडियम इज आइदर सॉलिड, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, वो मीडियम गैस भी हो सकती है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, अहम सारी बात, कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स को भी मीडियम चाहिए भाई, मैकेनिकल वेव्स को भी बेटा, मैकेनिकल वेव्स आल्सो रिक्वायर क्या चीज, मीडियम। भाई उन्हें भी मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर ट्रैवलिंग, जाने के लिए मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए मूव करने के लिए। ऐसे ही साउंड वेव्स को भी मीडियम चाहिए फॉर देयर ट्रैवलिंग, फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी ट्रैवलिंग या प्रोपोगेशन। मैंने कहा था प्रोपोगेशन का वर्ड याद नहीं होता तो ट्रैवलिंग का कर ले। तो साउंड वेव्स को भी चाहिए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन ट्रैवलिंग, मैकेनिकल वेव्स को भी चाहिए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन या ट्रैवलिंग। तो दैट इज वाई साउंड वेव्स, क्योंकि दोनों को चाहिए तो साउंड वेव्स को इसलिए हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। फिर मैंने एक और बात भी बताई थी आपको इसमें, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं तो उनमें एनर्जी कौन सी होती है, दे हैव, उनमें एनर्जी भी कौन सी है, दे हैव मैकेनिकल एनर्जी। भाई उनमें एनर्जी भी बेटा कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। फिर एक और बात बताई थी कि अगर मैकेनिकल वेव्स थी तो मैकेनिकल वेव्स की वो स्पेशल कौन सी टाइप होती है, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर, यानी वो कौन सी वेव्स होती हैं उसमें, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव्स की नेचर एक्चुअली मेरा बच्चा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल, यानी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। क्लियर हो गया जी। तो जी बच्चों ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, बुक में भी गिवन है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, कि वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स, कि साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं। आ जाइए जी। उसके बाद हमने स्टार्ट जब किया अपने टॉपिक का तो उसमें मैंने एक जगह पर लिखा था कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। पेपर में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाट इज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या चीज़ है। तो हम पहले देख लेते हैं कंप्रेशन की। आप एक डेफिनेशन याद कर लेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको खुद ही याद हो जानी है। भाई कंप्रेशंस क्या चीज़ है, अगर आप कंप्रेशन की डेफिनेशन कर लेंगे, रेयरफैक्शन की डेफिनेशन आपको वैसे ही याद हो जानी है। देखिएगा आसान सी, बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात करूंगा। हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव्स के बारे में, तो साउंड वेव्स किसमें, इन साउंड वेव्स, इन साउंड वेव्स, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैं कंप्रेशन की लिखूंगा, इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट रेयरफैक्शन की है। आपको कंप्रेशन की याद हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको रेयरफैक्शन की भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इन साउंड वेव्स कंप्रेशंस क्या हैं, कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर, कंप्रेशंस क्या हैं, वो रीजन्स हैं जहां पर क्या चीज, एयर प्रेशर, वेयर एयर प्रेशर, वेयर एयर प्रेशर इज। मैंने एयर प्रेशर की बात क्यों की, देखिएगा
यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया था सामने वाली एयर की लेयर को, उसका दबाव, प्रेशर, उसी को तो उसने चेंज करना है साउंड ने। वो एयर के पार्टिकल्स होंगे तो साउंड ट्रेवल करेगा, एयर के पार्टिकल्स नहीं है तो साउंड ट्रेवल भी नहीं कर रहा, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ही नहीं कर रहे जिन्होंने साउंड को लेके आगे जाना है। तो इन साउंड वेव्स कंप्रेशंस क्या हैं, आर द रीजन्स वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब है थोड़ा सा, स्लाइटली हायर देन, किन से, देन सराउंडिंग एयर प्रेशर। भाई कंप्रेशंस वो रीजन है जहां पे एयर प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है सराउंडिंग एयर प्रेशर से। किस वजह से हाई होता है, अगर सराउंडिंग एयर प्रेशर से थोड़ा सा हाई होगा, वजह ड्यू टू, किस वजह से, हाई ज्यादा होती है, किस चीज की, डेंसिटी, किनकी, ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स की। भाई एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी वहां पर ज्यादा होने का मतलब है वहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर क्या होंगे, ज्यादा, या एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे वहां पर ज्यादा होंगे जहां पर कंप्रेशंस होगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने ये पार्टिकल्स ही बनाए थे ना, मैंने इनको बड़ा क्लोजर बनाया था, तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है कंप्रेशंस के अंदर। एग्जैक्ट ऑपोजिट डेफिनेशन है इसकी, किस चीज की, रेयरफेक्शन की। तो रेयरफेक्शन में क्या चीज होती है, देखिएगा जी, रेयरफेक्शन के अंदर, रेयर RARE, फैक्शन, फ्रैक्शन नहीं है, फिर बता रहा हूं उसको फ्रैक्शन मत लिख लीजिएगा। देखिएगा रेयरफेक्शन क्या चीज होती है, एग्जैक्ट सेम ही डेफिनेशन, बिल्कुल हर चीज ऑपोजिट। हम बात कर रहे थे साउंड वेव्स की, तो फिर वही चीज, इन साउंड वेव्स रेयरफेक्शन आर द रीजन्स, एस लगा लें, आर द रीजन्स, वो जगहें हैं जहां पर, वेयर, फॉलो कर रहे हैं बच्चों, वेयर एयर प्रेशर इज, यहां पे मैंने लिखा था कंप्रेशंस के अंदर स्लाइटली हायर, तो रेयरफेक्शन के अंदर क्या होगा, वेयर एयर प्रेशर इज थोड़ा सा, स्लाइटली लो, कहां से, देन, किधर से, सराउंडिंग से, सराउंडिंग वाला जो है, देन सराउंडिंग एयर प्रेशर, साथ वाले एयर प्रेशर से उसने क्या होना है, थोड़ा सा कम होना है। ठीक है जी, वजह देखिएगा यहां पर मैंने रीजन बताई थी, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। भाई एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर रीजन क्या आनी है, शाबाश, ओपोजिट, यहां पर क्या आनी है, ड्यू टू, यहां पर हाई थी तो ड्यू टू लो डेंसिटी, भाई डेंसिटी कम है, ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ क्या चीज, एयर मॉलिक्यूल्स लिख रहे, एयर पार्टिकल्स लिख लें। तो ये चीज थी जी, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस, कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन के दरमियान एक्चुअली डिफरेंस क्या है। लीजिए बच्चों, ये हो गई हमारी कंप्रेशंस की और ये हो गई हमारी डेफिनेशन किस चीज़ की, रेयरफेक्शन की होगी। आज ही की तरह मैंने कहा था जब हम फिजिक्स की क्लास पढ़ेंगे, जब भी आपने फिजिक्स की क्लास के लिए ऑनलाइन होना है तो आपने अपने साथ अपनी बुक ज़रूर रखनी है। मैं एक MCQs लिख रहा हूँ। MCQs है जी, आपने अभी सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है, अभी बुक को ओपन नहीं करना कि बुक में से आप MCQs की स्टेटमेंट ये है, चले जी यहीं पे लिख लेते हैं जी। MCQs में स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू आवर ईयर। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतनी सारी बात लिख रहा हूँ, हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम, कहता है कैसे साउंड ट्रैवल करता है, फ्रॉम इट्स सोर्स टू आवर ईयर, कि भाई साउंड हमारे ईयर से ट्रैवल करके कैसे जा रहा है, फ्रॉम सोर्स से, मैं बोल रहा हूं ना, तो यहां से साउंड ट्रैवल करके हाउ इट मूव फ्रॉम सोर्स से आपकी ईयर्स तक कैसे आता है। तो आपकी ईयर्स तक आने के लिए देखो आपको इसका राइट ऑप्शन पता होना चाहिए
कि भाई ईयर्स तक आना उसने कैसे है, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू आवर ईयर, सोर्स से हमारे ईयर्स तक कैसे आता है। ऑप्शंस मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई क्या बाय क्या चेंजिंग, आपने बताना है मुझे इसका आंसर, बाय चेंजिंग एयर प्रेशर। शाबाश, अभी हमने डिस्कस की है बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, ये हमारी बुक का एमसीक्यू नंबर 2 है एक्सरसाइज का। बी वाली ऑप्शन के अंदर बाय वाइब्रेशन इन वायर्स आर स्ट्रिंग्स, बाय वाइब्रेशंस इन वायर्स और स्ट्रिंग्स, तार या वो जो गिटार की जो वायर होती है उसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। यहां कैसे ट्रेवल करके जाता है, बाय, शाबाश बच्चों आपने बताना है, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और लास्ट वाली ऑप्शन है बाय किस चीज के साथ, बाय इंफ्रारेड वेव्स। यानी डी वाली ऑप्शन के अंदर है बाय इंफ्रारेड वेव्स। हाँ जी, अब आपने बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि बाकी वाली ऑप्शंस क्यों नहीं है। शाबाश, सोचिए कि राइट ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू आवर ईयर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो आपसे पूछ सकता है, पेपर में एमसीक्यूज दिया गया वो भी आपसे पूछ सकता है। देखिएगा जी, हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू आवर ईयर। देखिए यहाँ पे मैंने कंप्रेशन और रेट फ्रैक्शन में एक बड़ी छोटी सी बात लिखी थी, क्या चीज़ चेंज हो रही होती जब साउंड ट्रैवल करता है, एयर प्रेशर बदलता है। भाई एयर प्रेशर चेंज होगा तो साउंड ट्रैवल करेगा, तो इसका मतलब है इसकी राइट ऑप्शन क्या है, आपने साथ साथ निशान लगाते जाना है। राइट ऑप्शन इज बाय चेंजिंग एयर प्रेशर। ये क्यों नहीं था, बाय वाइब्रेशन इन वायर्स और स्ट्रिंग, बाय स्ट्रिंग और वायर वाइब्रेट कर रहे हैं, करते ने मर्जी उनकी, भाई एयर नहीं है वहां पे, एयर का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो साउंड सुनाई ही नहीं देगा। इसका मतलब है मीडियम का होना जरूरी था, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, मीडियम है तो साउंड ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब है एयर प्रेशर चेंज होगा। मैं यहाँ पे गिटार रख दूँ, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स ना, मैं सारे रूम के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, एयर के पार्टिकल सारे निकाल दूँ, ठीक है। वायर्स तार लेके मैं उसको जितना मर्जी हिलाता रहूँ, गिटार लेके उसकी स्ट्रिंग से जितना मर्जी प्लग करता रहूँ, वो वाइब्रेट तो करेंगे लेकिन साउंड तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन वाई देयर इज नो साउंड, कि साउंड क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा। द रीजन इज दैट कि एयर के पार्टिकल्स का प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज होगा तो जाएगा। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और भाई बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा क्यों नहीं आया, द रीजन इज दैट, हमने अभी तो पढ़ा है कि साउंड वेव्स आर कॉल्ड, कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वो वेव्स होती हैं जिन्हें कोई मीडियम चाहिए ही नहीं फॉर देयर प्रोपोगेशन या ट्रैवलिंग के लिए, तो दैट इज वाई कि साउंड की नेचर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है तो हो ही नहीं सकती। आगे है जी कौन सी वाली वेव्स लिखी हुई उसने, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी, ये मैंने क्या लिखा है, ये सिंबल किस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया है, दिस सिंबल इज फॉर किस चीज़ के लिए है, वेवलेंथ के लिए, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब होता है ज़्यादा होती है, लॉन्गर देन, किससे इसका कंपैरिजन उसने बताया हुआ है, लॉन्गर देन विजिबल लाइट वेव से, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है। दैट इज वाई ये जो इंफ्रारेड होती हैं ये ह्यूमन आई को, हमारे लिए क्या होती हैं, ये दे आर इनविजिबल, हमें नजर नहीं आती, ठीक है। उनकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है। तो इंफ्रारेड वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या हो सके, ट्रैवल कर सके, जा सके, क्योंकि हमारी ह्यूमन आई को ये इनविजिबल होती है। वैसे भी साउंड मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है, जब आप क्लासरूम के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है, तो जब मेरी आवाज़ आप तक आपको नजर आ रही होती जा रही है आवाज़, ठीक है। अदर इंफ्रारेड तक क्या तो केस ही नहीं आ सकता ना, बिकॉज लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट वेव से, जो कि हमारे ह्यूमन के लिए क्या होती है, इनविजिबल होती है। क्लियर हो गया जी बच्चों, ये एमसीक्यूज, ये हमारा बेटा ये एक एमसीक्यू नंबर 2 था, वो भी क्लियर हो गया, ये हमने 7 वाला पॉइंट पहले कर लिया। अब आ जाओ जरा एक बड़ी अहम सी और इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ। बुक में आपकी एक डायग्राम बनी हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म बाय ट्यूनिंग फोक। ये देखिए ट्यूनिंग फोक में बार बार बताता जा रहा हूँ कि ट्यूनिंग फोक क्या है। तो इसी ट्यूनिंग फोक में एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव बना रहा है, उसकी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपने ध्यान से देखनी है, फिर आपने मुझे उस डायग्राम में से ही मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, जो एमसीक्यूज में भी बन सकती हैं
और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। हाँ जी, लास्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म बाय ट्यूनिंग फोक। ये था ट्यूनिंग फोक। तो जिस ट्यूनिंग फोक से जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बन रही हैं वो कैसे बनेंगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फॉर्म्ड बाय ट्यूनिंग फोक। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्यूनिंग फोक दिखा भी दूं, ठीक है, कि किस तरह का होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर बार बार रोजाना ही ट्यूनिंग फोक के बारे में बोलते जा रहे हैं, दिखाया तो है नहीं हमें किस तरह का होता है। शक्ल दिखा दी मैंने बोर्ड पे बना के कि ट्यूनिंग फोक किस तरह का होता है। लीजिए ये ट्यूनिंग फोक था, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म बाय ट्यूनिंग फोक। इसका मतलब मैंने जो ट्यूनिंग फोक बनाना है दैट इज अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। वो ट्यूनिंग फोक क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन का मतलब है कि उसके जो प्रॉन्ग्स थे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। शाबाश, प्रॉन्ग्स के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों बड़ा। ये प्रॉन्ग्स होते हैं, दीज आर द प्रॉन्ग्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर द आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक के क्या है, आर्म। जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो आपको इसके प्रॉन्ग्स जो हैं इनकी वाइब्रेशन ऐसे नजर आएगी। बहुत क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे नजर आ रही है। या जब आप, मैंने कल के टॉपिक में पढ़ाया था कि जब आप इसको अपनी ईयर के नियर लेके आएंगे तो आपको एक बहुत फीबल सा साउंड सुनाई देगा हियर करने के लिए। ये जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो मैं इसके राइट साइड वाला प्रॉन्ग है, मैं अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बना रहा हूं। उसमें से मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बतानी है, यही वेव जो बनी हुई थी इसी वेव को हम दोबारा से बना रहे हैं। अब आपने ध्यान से देखना है कि इन वेव के अंदर डिफरेंस क्या है। ये वेव और सिंपल जो वेव्स होती हैं, सिंपल जो वेव फॉर्म होती है, लाइक ये हम वेव बना रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है ये वाली वेव्स कौन सी वाली वेव्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है एयर मॉलिक्यूल्स में। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है एयर पार्टिकल्स में। ले जी ये मैंने बनाया कंप्रेशन, यहाँ पे हम बना लेते हैं थोड़ा सा रेयर फ्रैक्शन। शाबाश, अब तो आपको समझ आ गई होगी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या है। सर ने इतनी दफ़ा बता दिया बार बार, अब तो याद हो जाना चाहिए कि शेप कैसी होती है रेयर फ्रैक्शन की, एयर मॉलिक्यूल्स की, लेयर की, और कंप्रेशन की शेप कैसी होती है। नहीं दोबारा से फिर शाबाश, ये मैं क्या बना रहा हूँ दोबारा से बेटा, दिस इज अगेन आ कंप्रेशन। ये फिर से एक कंप्रेशन बना दिया। लीजिए दोबारा से फिर हम क्या बना रहे हैं बेटा, दिस इज अनदर रेयर फ्रैक्शन। ये एक और रेयर फ्रैक्शन आ गया। एक्चुअली बताना क्या है मैंने इसमें, आपको ज़रा ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना है। मैं भी सिंपल वही डायग्राम बना रहा हूँ जो मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो उसके स्टार्ट में बनाई थी ऐसी। ये लीजिए एक और हम बना लेते हैं आगे जी, एक और रेयर फ्रैक्शन बना लेते हैं, कंप्रेशन एक और बना लेते हैं जी। ये कंप्रेशन बन गया। ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस होती हैं, ठीक है। मेरी लाइन इतनी ज़्यादा सीधी नहीं, आप स्केल के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। इक्वल डिस्टेंस रख के बनाइएगा, उसके बाद लाइंस को क्या कर दीजिएगा, हाफ पोर्शन के अंदर बेटा डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन ये बना है रेयर फ्रैक्शन। इसमें अब जो मैंने चीज़ आपको बतानी है अब आपने ध्यान से देखनी है। मैं इसके ऊपर ही मेंशन कर रहा हूँ, ऊपर ही लिख रहा हूँ, दिस इज कंप्रेशन। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज रेयर फ्रैक्शन, दिस इज अगेन कंप्रेशन, दिस इज अगेन रेयर फ्रैक्शन, दिस इज अगेन कंप्रेशन। ठीक है जी। अब मैं इसके नीचे एक सिंपल वेव बना रहा हूँ, ठीक है जी। वेव नजर आ रही है, वेव कैसे आएगी, बनाई नहीं अभी, अभी बनाने लगा। ध्यान से आपने देखना है कि वेव जो मैं बनाने लगा वेव किस तरह की है। देखिएगा ये वेव हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, इक्वल रखनी है, इक्वल हाइट रख के देखते हैं हम। बताना क्या है मैंने मकसद वो अब आपने देखना है कि एक्चुअली सर बताना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, हमें क्या चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग।
सीधे स्ट्रिंग के अंदर, या वेव प्रोड्यूस इन अ स्लिंकी व्हेन हैंड्स आर मूव अप एंड डाउन, जब आप अपने हैंड को अप एंड डाउन मूव करते हो तो ऐसी वेव जनरेट होती है ना। देखिएगा हमने पढ़ा था इस वेव का दिस, देखिए ये पोर्शन इसके साथ ऐसे ही है, ये पोर्शन इसके साथ आ रहा है, ये पोर्शन फिर इसके साथ आ रहा है, ये पोर्शन बेटा इसके साथ आ रहा है, दिस पोर्शन इज विद दिस, आगे सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। हमने पढ़ा था वेव का दिस वन इज कॉल्ड एज, क्या चीज होती है, क्रेस्ट, आया याद, क्रेस्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था वेव का दिस वन, ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ, TROUGH। वो क्रेस्ट था, वो क्या था, दैट इज अ ट्रफ। इसका मतलब है दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एयर के मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल वेव के अंदर वो जो कंप्रेशन होता है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्रेस्ट को, और जो रेयर फ्रैक्शन होता है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है, वेव के ट्रफ को। इसका मतलब है क्रेस्ट किस चीज को इंडिकेट कर रहा था, कंप्रेशंस को। कंप्रेशंस क्या थी, मैंने यहां से रेज कर दी है, वो जगह, वो रीजन्स जहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजर, ठीक है, जहां पे एयर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। क्रेस्ट इंडिकेट कर रहा है बेटा किस चीज को, कंप्रेशंस को। तो डेफिनेट बात है, शाबाश। ये जो ट्रफ था और ये वेव का क्या था, दिस इज रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब है जो ट्रफ था वो ट्रफ किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ट्रफ इज इंडिकेटिंग एक्चुअली रेयर फ्रैक्शन को। ट्रफ किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, रेयर फ्रैक्शन को, RAREFACTION, दिस इज इंडिकेटिंग एक्चुअली रेयर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया जी बच्चों। लो जी, ये हमारा भी खत्म हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म बाय अ ट्यूनिंग फोक। डायग्राम, बुक के अंदर डायग्राम है, अगर आप देखना चाहें तो बुक का ये डायग्राम जो मैंने बनाई है दैट इज ऑन, ये डायग्राम बुक का पेज नंबर 22 पर है बेटा, वहां पे आपने देख लेनी है, ये डायग्राम गिवन है। क्लियर हो गया बच्चों। ये था जी बच्चों आज के टॉपिक, जिसके अंदर हमने वेवलेंथ, स्टेथोस्कोप के बारे में कुछ पढ़ा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस क्या थे, एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया, एक हमने एक्सरसाइज का MCQs नंबर 2, बुक की एक्सरसाइज का, बुक की बात कर एक्सरसाइज का MCQ नंबर 2 किया, और पेज नंबर 22 पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी डायग्राम से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन में जो की पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर किए। तो जी बच्चों यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक मेरी बात ज़हन नशीन याद रखिएगा, लेक्चर के स्टार्ट पे भी बताइए, एंड पर बता रहा हूँ, उस्ताज़ा का एहतराम, 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 एहतराम करेंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ कैसे आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ बेटा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।